अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, इस चीज़ को काजी अब्दुल मुकीद कहते हैं और मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो गया आपके साथ करने के लिए कुछ गुफ्तो शनीद। सबसे पहले तमाम करम फरमाओं को दिल की अथाह गहराइयों से ईद मुबारक। ईद का तोहफा हमें मिल चुका है, पाकिस्तानी टीम वापस आ चुकी है वर्ल्ड कप से और आज उसी के ऊपर थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे भाई। आखिरी 2 मैचेस पे हमने लंबी चौड़ी बात नहीं की क्योंकि दिल टूट चुका था ऑलरेडी और क्या लंबी बात करते हम, वैसे भी जो होना था वो नजर आ रहा था। देखें, जब आप सिस्टम के साथ खिलवाड़ करते हैं ना तो ऐसे रिजल्ट्स आना ये कोई हैरानी की या चंबे की बात नहीं होती। हमने अपने क्रिकेट के सिस्टम के साथ खिलवाड़ किया है। पहले हमने हॉकी को तबाह बर्बाद किया और अब हम क्रिकेट के पीछे पड़ गए हैं बाकायदा इसको तबाह बर्बाद करने में। और ये बात मैं स्टार्ट से ही कर रहा था। ये कहानी शुरू होती है रमीज राजा के दौर से कि जब नजम सेठी को हटाया गया फौरी तौर पे, फिर रमीज राजा आए, फिर उनको हटाया गया, फिर नए आए, फिर उनको हटाया गया, फिर जका आए, फिर उनको हटाया गया, फिर अब आए। ये जो सर्कस चल रहा है ना पीसीबी के अंदर, देखें, व्हेन सिस्टम इज रन बाय क्लाउन्स सर्कस इज बाउंड टू हैपन। सीधी सी बात है, मैं तो ये लाइन बोलूंगा। अभी भी हम देख रहे हैं जोकर्स लगे हुए हैं और आनियां जानियां चल रही हैं। और देखें, आप अपने सिस्टम को जब तक बेहतर नहीं बनाएंगे आप कभी भी बेहतर रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आपने इस टीम की यूनिटी को खुद तबाह किया है वर्ल्ड कप से थोड़ा अर्सा पहले ये कैप्टनसी वाला ड्रामा रचा के, और अब आपका कोच मंजर आम पे आके कह रहा है, नया कोच, एक्सपीरियंस कोच, वर्ल्ड कप विनिंग कोच, जो ये बात बोल रहा है कि इस टीम के अंदर कोई यूनिटी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो आपने ड्रामा रचाया हुआ था कि हम सारे भाई हैं, फलाना फैमिली, और वो सब भी एक शैम था। और यही हुआ है इस वर्ल्ड कप के अंदर। नोबडी वांटेड टू विन द वर्ल्ड कप। हर किसी के अपने पर्सनल एजेंडाज थे और वो पर्सनल एजेंडाज एक्सपोज हुए हैं और वर्ल्ड कप के अंदर आपकी परफॉर्मेंसेस भी एक्सपोज हुई हैं। क्या हमारे में टैलेंट नहीं था? ये मैं मान ही नहीं सकता। आपने हमारी बॉलिंग देखी है? हमने 3 मैचों के अंदर, पिछले 3 मैचों के अंदर यूएसए मैच को साइड पे रख के जिस तरह की बॉलिंग की है, क्या हम कह सकते हैं कि हमारी टीम के अंदर टैलेंट नहीं था? क्या टैलेंट की कमी थी? पैचेस के अंदर जिस तरह की हम बैटिंग कर रहे थे, हमारा लॉस बैटिंग रहा है, मैं मानता हूं, लेकिन क्या हमारे पास प्लेयर्स नहीं थे? क्या आपने इन प्लेयर्स को कैरी नहीं किया हुआ? क्या आजम को, साइम को आप अरसे से कैरी कर, फखर को आप अरसे से कैरी करके नहीं लेके जा रहे? क्या बाबर रिजवान अरसे से आपकी टीम में नहीं है? कॉन्टिन्यूटी के साथ आप प्लेयर्स लेके गए, अपनी मर्जी की आपने टीम सेलेक्ट की है और आप लेकर गए हैं और आप उसके बावजूद आप परफॉर्म नहीं कर पाए। आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते मेरे भाई, आप खुद को ब्लेम करेंगे, ठीक है? आप सिस्टम को ब्लेम करेंगे, या आपके सिस्टम की नाकामी है। मैं इवन प्लेयर्स को भी ज्यादा नहीं कहता। आपने प्लेयर्स के साथ जो हरकत की है, आपने टीम यूनिटी जिस तरह तोड़ी है, शाहीन को कप्तान बनाया, फिर उसके बाद से कप्तानी ले ली आपने, टीम में दरार पड़नी थी, इट वाज बाउंड टू हैपन, वही हुआ है भाई, ठीक है? हमारी परफॉर्मेंस पे मत रोएं। ये आपने बाबर पे नहीं डालना, ये आपने रिजवान पे नहीं डालना, ये आपने फखर पे, शादाब पे, इमाद पे, आमिर पे, इन पे नहीं डालना कि सुपर ओवर नहीं तुमने सही कराया, तुमने फलाने ने मैच फिनिश नहीं किया इंडिया के खिलाफ तो हम हार गए। वो इस टूर्नामेंट में हमने आगे जाना भी नहीं था क्योंकि हमारी नीयत ही साफ नहीं थी मेरे भाई। नियतों का हाल अल्लाह जानता है। जब तक आपकी नीयत मुल्क से खेलने की नहीं है, मुल्क के साथ लॉयल नहीं है, आप अपने पर्सनल एजेंडाज रन कर रहे हैं, आप कभी भी नहीं जीत सकते, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। और जो बोर्ड के अंदर हालात चल रहे थे, जिस तरह की सिलेक्शन कमेटियां बदल रही थी, मेरा ख्याल है 20-22 तो हमने सिलेक्शन कमेटियां देखी हैं, 20-22 सिलेक्शन कमेटियां बदल चुके हैं भाई। प्लेयर्स को ही नहीं अंदाजा कि मैंने अगले मैच में खेलना है कि नहीं खेलना, तो तब वो फिर मुल्क के लिए खेलेगा, वो अपने लिए खेलेगा कि मैं अपनी जगह पक्की कर लूं भाई, कुछ पता नहीं कल सिलेक्शन कमेटी चेंज हो, किसी का और का फेवरेट आए, मैं बाहर बैठा हुआ। तो ये बहुत जरूरी है इन चीजों को समझना। हमारी लॉस की जिम्मेदारी आप प्लेयर्स पे डाल के साइड में निकल जाएंगे, सिस्टम उधर का उधर ही रहेगा। आप डोमेस्टिक के साथ क्या कभी आप डिपार्टमेंटल खत्म कर देते हैं, कभी आप रीजनल शुरू कर देते हैं, कभी आप जनाब जूनियर लीग शुरू करते हैं, कभी इसको खत्म कर देते हैं। क्या हमारे पास कोई प्रॉपर प्लान था? मैंने इस टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले आपको 3-4 चीजों की निशानदेही की थी, वही चीजें एक्सपोज हुई हैं। आपके पास क्वालिटी स्पिनर नहीं था, अभी भी नहीं है। आप उसामा मीर की बात करें, उसामा मीर को हमने ट्राई नहीं किया हुआ? क्या उसको हमने पूरा ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं दिया था? उससे पहले कंटिन्यूटी के साथ नहीं लेके उसने क्या गुल खिलाए थे जिसकी बेसिस के ऊपर हम उसको ले आते? पीएसएल की बेसिस पे तो हम 10 और प्लेयर लेके हैं, उन्होंने क्या गुल खिलाए वर्ल्ड कप के अंदर? भाई पीएसएल कोई क्राइटेरिया नहीं है, मैं ये कहूंगा और बार बार कहूंगा, पीएसएल गलत क्राइटेरिया है सेलेक्ट करने का। आप लोगों ने इंतहाई गलत क्राइटेरिया रखा हुआ। पीएसएल जिस तरह की लीग है अभी वो इतनी मैच्योर हुई ही नहीं है। छोटे ग्राउंड्स के ऊपर, छोटी बाउंड्रीज के ऊपर, ऑर्डिनरी बॉलिंग के आगे आप छक्के मार के आप प्लेयर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं किस बेसिस के ऊपर? उस्मान खान गॉट बैडली एक्सपोज्ड इंटरनेशनल क्रिकेट में आने के बाद, आप उसकी बेसिस के ऊपर आप लेके आना चाह रहे हैं प्लेयर्स को? यार आप क्या बात कर रहे हैं? देखिए, आप डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को आप इज्जत
आपने नहीं दी, ठीक है। आपने मोहम्मद अली को नहीं, फिर वो क्यों विकेट ले मोहम्मद अली डोमेस्टिक सीजन के अंदर, पीएसएल के अंदर विकेटें लेके वो क्यों ले फिर, जब आपने उसको सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है। आपके पास क्या टैलेंट मौजूद नहीं था मिडिल ऑर्डर के लिए? आपके पास अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, सलमान अली आगा मौजूद नहीं थे? आपने नहीं कैरी किया। आप आजम को लेके गए ओवर हारिस, जिसने ऑलरेडी एक वर्ल्ड कप खेला हुआ है, उसका एक वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस मौजूद है, और सिर्फ खेला हुआ नहीं है, आपको वर्ल्ड कप में आगे पहुंचाने में मोहम्मद हारिस का रोल था। साउथ अफ्रीका वाला गेम उठा के देख लें, बांग्लादेश वाला गेम उठा के देख लें, इवन फाइनल उठा, भाई समझ से बाहर है चीजें कि आपने किस बेसिस के ऊपर प्रेफर किया है आपने आजम खान को, और आप उसको लेके गए इसलिए कि उसने सीपीएल खेला था, उसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी सीपीएल के अंदर, हम उसको लेके जाएंगे वेस्ट इंडीज में। भाई वेस्ट इंडीज आप पहुंचे ही नहीं है, आप तो यूएसए से ही बाहर हो गए। अब खिलाओ फिर आजम खान को, वेस्ट इंडीज का एक्सपोजर है उसका। को प्लानिंग कुछ सोच के तो चले ना, आप किस हिसाब से आप चल रहे हैं, ठीक है। आप रिटायरमेंट से 2 लोग वापस ले गए, मैं इवन मानता हूं उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है और अच्छा परफॉर्म किया एंड एवरीथिंग, लेकिन आपने इमाद को प्रेफर किया मेहरान मुमताज के ऊपर। फ्यूचर देखे ना, इमाद तो भी फिर रिटायरमेंट लेके बाहर बैठ जाएगा, ऐसा ही है। आमिर अभी फिर रिटायरमेंट लेके बाहर बैठ, बेहतरीन बॉलिंग की आमिर की, टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम देयर बॉलिंग, मैं ये नहीं कह रहा अच्छी बॉलिंग नहीं की, फलान नहीं किया सब कुछ, लेकिन आपने प्रेफर किया ना, आपने जमान को साइड पे कर दिया, क्योंकि आपने उसको डेथ बॉलिंग के लिए, ही वाज अ डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट, ठीक है। आप उसको कैरी करके लेके आ रहे थे, वो रोल आपने उसको असाइन किया हुआ था, और आपने उसको बाहर कर दिया। आपने कहा मैं आमिर को, एक रिटायर्ड प्लेयर को मैं लेके आऊंगा और उसको खिलाऊंगा, वो अच्छा खेलेगा और करेगा, और उसने अच्छा किया, ठीक है। लेकिन जब डेथ में जरूरत थी आपको, जब वो सुपर ओवर करवाना था, जब वो डेथ ओवर करवाना था, वो आपको हारिस को देना पड़ा, हारिस रऊफ को, और उसने 15 रन खा लिए। जमान उस वक्त कितना हैंडी हो सकता था, आप खुद सोचें। फिर सुपर ओवर अगर आ जाता तो सुपर ओवर में जमान कितना हैंडी हो सकता था। देखिए चीजों को समझें। मेहरान की मैं क्यों बात कर रहा हूं, इसलिए कि मेहरान फ्यूचर है। इब्रार बेंच वार्म कर रहा है पिछले 7 टूर्नामेंट से, यार फॉर हेवन सेक थोड़ा सा आप समझें इस बात को, सीरीज और टूर्नामेंट से एक ही बात है। बेंच वार्म कर रहा है वो आदमी, उसको मौका ही नहीं मिल रहा खेलने का। वो कैसे बताए कि मेरे पास है बॉलिंग या मैं कर सकता हूं, अच्छा है बुरा है जैसा है, भाई उसको डालो तो सही। आप किसी मैच में टेस्ट तो करो, पता तो लगे उसको। इंटरनेशनल हर दफा जाता है तौलिया पानी करके वो वापस आ जाता है। आप खुद टैलेंट के साथ ज्यादती कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपकी टीम जीतेगी, कैसे? को क्या प्लानिंग थी आपकी, क्या रोल असाइन? देखो ना, मैंने वही, फिर मैं उस बात पे आऊंगा। 3 बातें मैंने की थी स्टार्ट में। यू हैव नो मिडिल ऑर्डर, आपके पास कोई स्पिनर नहीं है और कोई रोल क्लैरिटी नहीं है। वही 3 चीजें आपकी एक्सपोज हुई हैं भाई, वही 3 चीजें एक्सपोज हुई। मैंने कब कहा था फास्ट बॉलिंग नहीं है? फास्ट बॉलिंग तो थी, हमें पता था कराएंगे, अच्छी बॉलिंग कराएंगे, बैटिंग तो थी ही नहीं। बाबर ऊपर से जितने मर्जी रन कर दे या ना करे, या जिस तरह भी खेले, बाबर तेज भी खेल दे, लेट से मैं कहता हूं बाबर 22 बॉलों में 50 मार दे, फिर उसके बाद क्या होगा? द मोमेंट बाबर आउट होता है उसके नीचे पूरी टीम लाइन लग जाती है, कोई स्टेबल होके खेलता ही नहीं है। आप सेंटर में कभी शादाब को भेजते हैं, कभी इमाद को भेज देते हैं, कभी इफ्तिखार को भेज देते हैं, आपको आइडिया ही नहीं है। तो भाई ये अब आपने नी जर्क रिएक्शन नहीं करना, ठीक है ना। अब हम हार गए, बाहर हो गए, ठीक है, सब कुछ हो गया जो होना था, क्योंकि हमारी प्लानिंग नहीं थी, क्योंकि हमने रोल्स डिफाइन नहीं किए हुए थे, हार गए। अब नी जर्क रिएक्शन नहीं दिखाना, बोर्ड चेंज कर दिया, सेलेक्टर चेंज कर दिया, कप्तान को फांसी चढ़ा दो, उसको इधर गिरा दो, उसको वो कर दो। देखें, आइडेंटिफाई करें एरियाज ऑफ वीकनेस और सिर्फ उसी को ही आप चॉप एंड चेंज करें। इफ्ती का कैरियर ओवर हो चुका है, इट्स डन। अब आप इफ्ती से और काम नहीं ले सकते। आप ओडीआई में लेना चाह रहे हैं, आप उससे ले लें। T20 क्रिकेट में इफ्तिखार इज डन, एक्सपोज हो चुके हैं, और अब उनकी जिस्मानी और दिमागी सलाहियत इस तरह की नहीं रही कि वो मजीद T20 क्रिकेट खेल सकें, लिहाजा ही हैज टू गो। आपकी बॉलिंग लाइनअप में आपको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। आपकी बॉलिंग लाइनअप बिल्कुल ठीक है, सिर्फ हमने एटीट्यूड बदलना है, आप टीम का माहौल बदलना है, एनवायरनमेंट बनाना है। और आई होप गैरी कर्स्टन, जिसने कहा है देयर इज नो यूनिटी इन द टीम, वो यूनिटी लेके आए टीम के अंदर और सबको बिठाए, बात करें, डिस्कस करें, मिल के आप डिसाइड करें भाई किसने कैप्टनसी करनी है। 4-5 स्टेक होल्डर जो है कैप्टनसी के, उनको बिठा लें यार, आपस में डिस्कशन कर लें, बताएं किसको कैप्टन। फॉर मी पर्सनली आई थिंक रिजवान इज अ बेटर कैप्टन अगेन, बट आपने जो भी करना है, आप सबको बिठा के मिल के आप एक डिसीजन ले लें कि ये बंदा कैप्टन बनेगा, सारे इसके अंडर खेलो। यार अवाम के जज्बात के साथ आप खेल रहे हैं, खुदा के लिए थोड़ा सा इस चीज का ख्याल करें, ठीक है। फिर उसके बाद आप अपने मिडिल ऑर्डर को देखें कि आप अपने मिडिल ऑर्डर को कैसे सेटल कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने मिडिल ऑर्डर को बना सकते हैं। क्या बाबर को 1 डाउन आना चाहिए, रिजवान फखर को ओपनिंग करनी चाहिए, क्या हम साइम को अब निकाल दें? मेरे ख्याल में साइम को डोमेस्टिक में जाना चाहिए। साइम अभी अंडर कुक्ड है और ये उसके साथ ज्यादती होगी। वो जाए 2-3 डोमेस्टिक सीजन खेले, अच्छा परफॉर्म करेगा, मुझे उम्मीद है। ही नीड्स टू गो टू 4 डे क्रिकेट,
आई थिंक 4 डे उसने ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज का एक्सपोजर है उसका टेस्ट का, वो जाए 4 डे क्रिकेट खेले, अपनी स्किल्स बेहतर करे, ही कुड बी द फ्यूचर। मैं कब कह रहा हूँ कि साइम अयूब को फांसी चढ़ा दी जाए, मैं कह रहा हूँ आप स्ट्रैटेजिक चेंजेस करें। हारिस रऊफ नीड्स टू गो टू 4 डे क्रिकेट, ठीक है, उसको जाना पड़ेगा। हारिस को अगर अपनी स्किल्स को बेहतर करना है तो शादाब खान, उसको 4 डे क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। भाई मैं बेसिक सजेशंस आपको दे रहा हूं, ठीक है। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट कि मैं लंबी चौड़ी बात करूं, लेकिन जो चीजें सामने है वो सामने है यार। इन 3 लोगों को जाना है, अपनी स्किल्स बेहतर करनी है, ये बेहतर करके दोबारा टीम में वापस आए, सो बिस्मिल्लाह, कोई मसला नहीं है। लेकिन इस वक्त इन लोगों को इस चीज की जरूरत है और इनको करना चाहिए। और फिर उसके बाद अब हम रोल्स देखो, आपको स्पिनर्स ढूंढने पड़ेंगे राइट नाउ। इब्रार इज देयर, मेहरान मुमताज इज देयर, आपके पास आप डोमेस्टिक सर्किट में जाएं, आप 2-4 और स्पिनर निकालें। सुफियान मुकीम इज देयर, ऑलरेडी मौजूद है। आरिफ याकूब था एक लेग स्पिनर जिसने एक प्रॉस्पेक्ट नजर आया था पेशावर ज़ल्मी की तरफ से। देयर आर पीपल, ठीक है, यू नीड टू ग्रूम दोज पीपल नाउ। अब आप उनको लेके आए और उनके से आपके पास 2 महीने हैं इस वक्त बिफोर द नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट। चैंपियंस ट्रॉफी में अभी 6 महीने, लेकिन वो पाकिस्तान में होनी है, अपनी कौम के सामने होनी है। खुदारा थोड़ा सा ख्याल करें, वो उससे पहले हम थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक सोच के साथ अब आगे बढ़ें और 6 महीने की स्ट्रेटजी इस तरह से बनाएं तो वी कैन स्टिल डू गुड। आवर बॉलिंग इज फाइन, हमारे पास बॉलर मौजूद हैं, अभी जो खेल रहे हैं वो भी ठीक है। और हमारे पास रैंक्स में इस वक्त जमान खान भी मौजूद हैं, हमारे पास रैंक्स में इस वक्त मोहम्मद अली भी मौजूद हैं, हसनैन भी मौजूद हैं। यू गॉट फास्ट बॉलर्स जो रैंक्स में मौजूद हैं, जो आ सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी बॉलिंग हमारी खासी सॉर्टेड है, ठीक है। सिर्फ लड़ाइयां खत्म करने की बात है, बैटिंग को सेटल डाउन करें, सबको उनके रोल्स बताएं, फखर से ओपन करवाएं आप विद रिजवान, बाबर को 1 डाउन लेकर आए आप, सलमान अली आगा को टीम में लेके आए। आई थिंक शान मसूद मेक्स दिस टीम आल्सो बिकॉज 2022 वर्ल्ड कप के अंदर जो एंकर रोल उनको दिया था, उन्होंने बहुत अच्छा प्ले किया था। आई थिंक ही इज अ वेरी ब्रेनी इंडिविजुअल। और सबसे बड़ी बात मुझे शान मसूद की लगती है, उसने अपनी गेम को चेंज किया है। अगर आप वो श्रीलंकन सीरीज उठा के देखें, टेस्ट सीरीज की मैं बात कर रहा हूं, जिन्होंने वाकई क्रिकेट देखी हुई है, उस टेस्ट सीरीज के अंदर ही वाज डूइंग समथिंग डिफरेंट। वो छोटी कैमियोस खेल रहा था, तेज कैमियोस खेल रहा था, ट्रिकी विकेट्स के ऊपर, और उस सीरीज के अंदर उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। तो आई थिंक और उस वर्ल्ड कप के अंदर भी उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो आई थिंक आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं सेंटर के अंदर। बाकी आप उस्मान खान नीड्स टू गो बैक, उसकी कोई जगह नहीं बनती टीम के अंदर, ही नीड्स अ लॉट ऑफ वर्क। इफ्ती का कैरियर खत्म हो चुका है, ही नीड्स टू गो बैक। आजम खान, ही नीड्स टू गो बैक। मोहम्मद हारिस को वापस आना चाहिए टीम के अंदर, उसकी जरूरत है इस वक्त। एंड बाकी आपकी टीम खासी हद तक सॉर्टेड है। सो लंबी चौड़ी, अगेन वही बात कहूंगा, लंबी चौड़ी चेंजेस रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ अकल रिक्वायर्ड है, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी के साथ चलना रिक्वायर्ड है, एंड वी आर गुड टू गो, वी आर गुड टू गो। मैं बार बार ये कह रहा हूं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, ठीक है। और प्लीज कोई इन जोकरों से हमारा छुटकारा करवा दे जो बोर्ड के अंदर आके बैठ गए। अब मुझे नहीं पता कि ये कैसे होगा, लेकिन एटलीस्ट अगर ये बैठे हुए भी हैं तो फिर एटलीस्ट कोई इनको मत दे दे, अपने साथ कोई एडवाइजर्स अच्छे रख लें, कोई क्रिकेटिंग एडवाइजर्स रख लें जो इनको ये बताएं कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को हमने कैसे बेहतर करना है और अपने रीजनल क्रिकेट को हमने कैसे बेहतर करना है। और इवन अगर आप डिपार्टमेंटल क्रिकेट को भी वापस लाना चाहते हैं तो उसको किस फॉर्मूले के तहत उसको वापस लेके आना है और किस तरह स्टार्ट करवाना है, ताकि इन्फ्लक्स ऑफ प्लेयर्स हैं। भाई आपके पास कोई ब्रायन लारा नहीं बैठा हुआ, कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बैठा हुआ, कोई शोएब अख्तर नहीं बैठा हुआ। हम बात तो कर रहे हैं डोमेस्टिक की, कि डोमेस्टिक से टैलेंट लेके आओ, डोमेस्टिक में भी टैलेंट कोई लंबा चौड़ा नहीं बैठा हुआ, आपको डेवलप करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि हम डोमेस्टिक से कैसे टैलेंट का फ्लो लेकर आएंगे। तो एक स्ट्रैटेजिक वे में डोमेस्टिक क्रिकेट को भी बेहतर करने की जरूरत है। मैं आपको बता रहा हूं, हमने हॉकी की तबाही निकाल चुके हैं ऑलरेडी इस मुल्क के अंदर, और क्रिकेट भी तबाही की तरफ जाएगा अगर हम इसी अप्रोच के साथ चलते रहे। अगर हमने ये सियासतें खत्म ना की, अगर हमने ये पॉलिटिक्स खत्म ना की, ये शायद अफरीदी टाइप कैरेक्टर्स, ये जो बाहर से जो सियासत चल रही है ना, आई एम सॉरी टू से, ही इज अ नेशनल हीरो, ही हैज वॉन अस अ वर्ल्ड कप, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, बट उसके जो बयान आते हैं और जिस तरह से वो भाई साहब बात करते हैं, थोड़ा सा, और अहमद शहजाद टाइप कैरेक्टर्स और ये लोग जो हैं, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बात करने की जरूरत है, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बात करने की जरूरत है। पास्ट क्रिकेटर्स को भी, एक्स क्रिकेटर्स भी सामने आए, अपनी खिदमात पेश करें बोर्ड को और कहें यार वी हैव दिस सोल्यूशन, दिस सोल्यूशन, दिस सोल्यूशन। बोर्ड सुने उनकी बात कि भाई आप अपनी गुजारिशात रखें, जो हमें बेहतर लग रही है हम उनको लेकर आएंगे सामने। ट्राई, देखो एक नेशनल कॉज समझें इसको, बिकॉज अब 2 वर्ल्ड कप हो गए हमें बैक टू बैक, इस तरह की हालत, हम पहले राउंड से बाहर हो गए, तो अब ये इमरजेंसी का मामला तो है।
तो इसलिए इसको नेशनल कॉज के तौर पे लें और इसको ज़रा बेहतर करने की कोशिश करें कि अब सारे मिलते हैं, मिल बैठ के इसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो भाई मेरा तो टीम को लेके अब यही एनालिसिस है। वर्ल्ड कप बाहर हो गया लेकिन स्टिल वर्ल्ड कप में जान पड़ी हुई है, तो थोड़ा अब उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो भैया वर्ल्ड कप के अंदर अभी खत्म नहीं हुआ, वर्ल्ड कप चल रहा है, पाकिस्तानी टीम जरूर बाहर हो गई, तो हमारा दिल जरूर बाहर हो गया, लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिकेट स्टिल टू बी प्लेड। वर्ल्ड कप का थोड़ा अगर जायजा लिया जाए भाई, बहुत सारे लोगों का ये क्रिटिसिज्म है कि यार छोटी टीमों को क्यों लेके आया जाता है और ये छोटी टीमें क्यों बीच में आ जाती हैं और ये वर्ल्ड कप का मजा खराब होता है और किसी ना किसी टीम की सख्ती ले आती हैं। हमारे साथ तो हुआ भी है भाई, यूएसए ने फायर कर दिया है, बट टीम्स लाइक ओमान एंड युगांडा एंड पापुआ न्यू गिनी और ये टीमें जो है इन्होंने वर्ल्ड कप का मजा खराब किया है और ये वन साइडेड क्रिकेट है। देखें मेरा इसके ऊपर स्टांस ये है कि अगर आप छोटी टीमों को वर्ल्ड स्टेज नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वो कभी भी इंप्रूव नहीं करेंगे। एसोसिएट्स के साथ खेलते 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 कितना वो इंप्रूव कर सकते हैं, जब वो बड़े प्लेयर्स के साथ खेलेंगे, उनकी टेक्निक्स देखेंगे, उनका स्टाइल देखेंगे कि वो किस मेथड से क्रिकेट खेलते हैं, तभी ये टीमें इंप्रूव करती हैं। अफगानिस्तान इज वन सच एग्जांपल, बांग्लादेश इज वन सच एग्जांपल, यू नो आयरलैंड इज वन सच एग्जांपल, जो कंपेटिटिव क्रिकेट खेलना शुरू हो गए क्योंकि उन्होंने, और सिर्फ वन ऑफ अपसेट्स नहीं, वो फिर कंपेटिटिव टीमों को हराना शुरू हो गए। अफगानिस्तान इज ये, अब आप इसको अफगानिस्तान कहेंगे एक फेरी टेल स्टोरी है। अफगानिस्तान हैज डन वेल एट ओडीआई वर्ल्ड कप अभी थोड़े अरसे पहले, और अब T20 वर्ल्ड कप के अंदर दे आर लुकिंग लाइक अ फोर्स राइट नाउ। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, इवन ब्रायन लारा ने प्रिडिक्ट किया था कि वन ऑफ द सेमीफाइनलिस्ट उसकी जो है वो अफगानिस्तान है। सो एसोसिएट्स को लेके मेरा ये ख्याल है, इट्स अ गुड आइडिया, इट्स अ वंडरफुल आइडिया, होने चाहिए और ये एक्सपोजर मिलना चाहिए एसोसिएट्स को ताकि वो अपनी गेम इंप्रूव कर सकें। क्रिकेट को हमने सिर्फ 8 टीमों तक नहीं महदूद रखना, क्रिकेट को हमने आगे भी लेके जाना है। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया, आई एम अप फॉर इट। जो लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं करें बेशक, लेकिन मेरे ख्याल में एसोसिएट्स का होना जरूरी है। रौनक मेला तभी लगता है, थोड़ा सा टूर्नामेंट के अंदर ना थरसली भी तभी मचती है, कोई नीचे से टीम किसी को अगर अपसेट कर दे। टूर्नामेंट खूबसूरत क्रिकेट की है ही है यार, अनप्रेडिक्टेबिलिटी क्रिकेट की। सो आई थिंक दे शुड बी देयर। दूसरा भाईजान, बड़ी टीमें बाहर हुई हैं, सिर्फ हम नहीं बाहर हुए, श्रीलंका के साथ ज्यादती हो गई है, वो भी बाहर हो गए। रेन ने उनके साथ भी जो है वो थोड़ी सी गेम की है और उनकी परफॉर्मेंसेस भी थी, कहना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि श्रीलंका बाहर हो जाएगी, मैं उनको सुपर 8 में लेके गया हुआ था, तो क्योंकि स्पिन बॉलिंग का जिस तरह का उनका वो था, और बांग्लादेश इज अ सरप्राइज फॉर मी कि वो आगे पहुंच गए हैं। मेरा नहीं ख्याल था कि बांग्लादेश क्रिकेट जो है वो आगे जा पाएगी, बट द वे दे हैव प्लेड, आई थिंक दे हैव प्लेड ब्रिलियंटली। उन्होंने बॉलिंग के अंदर भी और बैटिंग के अंदर भी दे हैव मैनेज्ड टू सर्वाइव समहाउ, और साथ में परफॉर्म वेल एट इंपॉर्टेंट स्टेजेस, और वो चले गए। बट द बिगेस्ट सरप्राइज ऑफ द ऑल इज न्यूजीलैंड। आई थॉट न्यूजीलैंड हैज गॉट अ परफेक्ट बैलेंस। उनकी बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छी थी, उनकी बैटिंग बड़ी सेटल्ड थी, और आई थॉट कि न्यूजीलैंड was a टीम जो आगे जाएगी, बट they were not able to perform, वो बाहर हो गए। बट एनी हाउ ये चीज़ें, यही वर्ल्ड कप का हुस्न है। अब जो टीमें आगे पहुंच गई हैं उनको लेके अब प्रेडिक्शन मिड टूर्नामेंट के ऊपर बहुत सारी टीमें बहुत अच्छी। ऑस्ट्रेलिया लुक वेरी सेटल्ड नाउ राइट नाउ, इस वक्त अगर देखा जाए तो। इंग्लैंड डॉजी रही है लेकिन कहीं ना कहीं सर्वाइव करके ऊपर पहुंच गए हैं, ऑफ एंड ऑन अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं। We have India look very settled with their bowling and batting, I think वो भी अभी तक खासे settled लग रहे हैं, नज़र आ रहा है। वेस्ट इंडीज़ is a force to reckon with। मैंने आपको बताया था इस टूर्नामेंट के अंदर वेस्ट इंडीज़ को आपने हल्के में नहीं लेना। they are looking good also, उनका भी बैलेंस खासी हद तक नज़र आ रहा है, स्पेशली अकील हुसैन और मोती की जो एक वो लेफ्ट आर्म स्पिन का जादू वो जगा रहे हैं जिस तरह से। आई थिंक देयर वीक लिंक इज देयर फास्ट बॉलिंग वेस्ट इंडीज़ की, विद रोमारियो शेफर्ड को जिस तरह वो दे देते हैं। आई डोंट थिंक सो इज़ अ न्यू बॉल बॉलर उस लेवल का है कि वो करे। वहाँ पे वो थोड़ा सा लैग करते हैं, और जब बड़े मैचेस आएंगे आई थिंक वेस्ट इंडीज़ वहाँ पे थोड़ा सा शायद फंसेगी। अफगानिस्तान कुड सरप्राइज पीपल, और इस लेवल के ऊपर जिस तरह की अफगानिस्तान क्रिकेट खेल रही है, फ्लॉलेस क्रिकेट अभी तक खेल रही है, बट देयर बैड डेज येट टू कम, बट द स्पिनर्स आर वेरी गुड। और आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो अभी वो वेस्ट इंडीज़ से, वैसे तो अभी जो ये जब चल रहा है तो वो मेरा ख्याल हार रहे हैं, लेकिन स्टिल अफगानिस्तान इज अ फोर्स इस वक्त अगर देखा जाए तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अभी जो सुपर 8 है वो बड़ा ही मज़ेदार हो गया। मैंने साउथ अफ्रीका का जिक्र नहीं किया, नाराज़ ना होते साउथ अफ्रीका वाले। साउथ अफ्रीका इज ऑल्सो लुकिंग गुड। साउथ अफ्रीका के पास भी मार्को जेनसन और जिस तरह की बॉलिंग वो करवा रहे हैं, नोकिया, और वो बैक ऑफ द लेंथ डिलीवरीज करवाना और पिच के से हेल्प लेना, आई थिंक देव गॉट अ गुड बैटिंग लाइनअप ऑल्सो। यूएसए में फंसे ज़रूर है,
लेकिन ये बैटिंग लाइनअप शाइन करेगी जब ये लोग जाएंगे कैरेबियन के अंदर। अब टूर्नामेंट के डायनामिक्स चेंज होंगे, यूएसए की जो तरक्की विकेट थी उससे हम निकल चुके हैं, अब हम वेस्ट इंडीज में जा रहे हैं, वहां पे अच्छी विकेटें भी मिलेंगी, वहां पे रन्स भी बनेंगे, वहां पे इट वुड बी अ गुड कंपटीशन बिटवीन बैट एंड बॉल। आई लाइक दिस वर्ल्ड कप, व्हाई? बिकॉज इस वर्ल्ड कप के अंदर जो है ना दोनों को मौका मिल रहा है, बैटिंग एंड बॉलिंग दोनों को इकट्ठा मौका मिल रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग एंड आई बिलीव कि ये कंपटीशन आगे भी उसी तरह रहेगा। मेरी 4 टीमें उधर की उधर ही हैं जी, मैं अपनी प्रेडिक्शन अभी भी चेंज नहीं कर रहा। मैंने कहा था जैसे कि पहले 4 टीमों का जिक्र किया था, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज एंड इंडिया, मैं अभी तक उसी के ऊपर कायम और दायम हूँ। और मैंने इंग्लैंड को कहा था कि दे विल गो ऑन टू विन द वर्ल्ड कप। विद द करंट सिचुएशन गोइंग ऑन, मैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ भी टिल्ट जरूर हूँ, लेकिन आई थिंक मैं अपनी बात के ऊपर रहता हूँ और देखते हैं फिर जो भी होता है। 4 टीमें तो यही हैं मेरी सेमीफाइनलिस्ट, और उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। मैं इंग्लैंड के साथ ही चलता हूँ क्योंकि इंग्लैंड को मैंने प्रेडिक्ट किया था टू विन द होल थिंग। मुझे लग रहा है इंग्लैंड के अभी भी चांसेस हैं, इंग्लैंड हैज गॉट द टैलेंट, द बैटिंग प्रोवेस और बॉलिंग, और आई थिंक इंग्लैंड शायद ये ले जाएगा। और अगर इंग्लैंड ना लेके गया तो प्रॉब्ली ऑस्ट्रेलिया लुक वेरी सेटल्ड टू टेक दिस कप। सो let's see what happens. It's going to be a very interesting finish to this World Cup. There are other stories happening also in the footballing world में यूरो शुरू हो चुका है, कोपा अमेरिका शुरू हो रहा है, so और स्टोरीज भी डेवलप हो रही हैं, बट we'll follow the World Cup, देखते हैं। तो भैया आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपने इर्द गिर्द खुशियां बांटिए और अपने वालिदैन का खास ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।